नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने जैव भू रसायन चक्र पे बात शुरू की थी और दो टॉपिक पे हमने बात कर लिया था, दो चक्रों के बारे में। जैव भू रसायन चक्र, ठीक है। इसमें हमने जल चक्र पे बात कर लिया था आपसे, और दूसरा जो था वो कार्बन चक्र, ठीक है। ध्यान रहे कि ये गैसीय चक्र का भाग है, इसका गैसीय चक्र, ठीक है। इसका हमने जल चक्र और कार्बन चक्र पे आपसे बात कर लिए थे कि कैसे ये साइकिल बनाते हैं। आज जो हमें बात करनी है वो मुख्य रूप से ऑक्सीजन जो चक्र है उस पे बात करेंगे कि जीव जंतुओं में या प्राणियों में ऑक्सीजन का जो प्रवाह है उससे एक चक्र का निर्माण होता है कि ऑक्सीजन की वो प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, ठीक है। ऑक्सीजन चक्र, किसी भी चक्र के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है कहीं से शुरुआत करना, और शुरुआत वहाँ से होगा जहाँ उसका भंडारण होगा, जहाँ पे उसकी कह सकते हैं स्टोरेज होगा। इस तरह के जितने भी पोषक चक्र हैं ये तो साइकिल चला होगा तो कहीं से तो चला होगा, बाद में एक सर्किल में ये काम करना शुरू कर दिया। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन चक्र जो है, ऑक्सीजन वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक। इसका जो स्टोरेज है वो एटमॉस्फेयर में है। ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, और ये भी नहीं है कि ऑक्सीजन सेपरेट ऑक्सीजन के रूप में पाई जाए तभी हम कहें। यदि वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी पाई जाती है तो ऑक्सीजन का एक अणु उसके साथ भी दो अणु जुड़ा हुआ है। कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन के दो अणु जुड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इन सब में ऑक्सीजन के अणु वायुमंडल में पाए जाते हैं। लेकिन हम मुख्यतः इसी ऑक्सीजन की बात करेंगे, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है, वायुमंडल से ऑक्सीजन कौन लेता है? प्राणी लेते हैं। प्राणी कौन? जीव जंतु या जो वनस्पतियाँ हैं, श्वसन के लिए। इस वायुमंडल से ऑक्सीजन किस क्रिया के लिए लिया जाता है? जीव जंतु द्वारा या प्राणी वर्ग द्वारा। प्राणी वर्ग इनको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? श्वसन के लिए। जब ये श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? निकालते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? जो उत्पादक होते हैं, पेड़ पौधे, जलीय भाग में आप कह सकते हैं शैवाल जो होते हैं, ये सब क्या करते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के लिए लेते हैं। कौन? जो उत्पादक हैं। प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करते हैं और फिर ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जो कि वायुमंडल में पहुंच जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो एक चक्र का निर्माण हुआ है। लेकिन वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ श्वसन के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका और भी इस्तेमाल है। जैसे खनिजों के ऑक्सीकारक के रूप में इनका प्रयोग होता है। किसी चीज़ को यदि आप जलाना चाहते हैं तो प्रज्वलन की जो क्रिया होती है, आग लगने की क्रिया, कोई भी पदार्थ तभी जल पाता है जब वो ऑक्सीजन प्राप्त कर पाता है। यदि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जाए तो आग बुझ जाएगी। वहाँ भी ऑक्सीजन ठीक ठाक मात्रा में प्रयोग होता है। जीवाश्म खनिजों के जलने में भी प्रयोग होता है। श्वसन के अलावा ये सबका खनिज जो ऑक्सीजन है वायुमंडल में इनका प्रयोग होता है। इनको उत्पादित कौन करते हैं? पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, शैवाल, ये सब इस ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो ये एक सामान्य साइकिल है जो आप जानते रहें। एग्जाम्पल कभी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न जो बनता है और बना है, मैंने आपको बताया कि यही पूछेगा कि ये सब किस चक्र, गैसीय चक्र में शामिल हैं या अवसादी चक्र में। तो आप देख रहे हैं एक एक करके ये सब गैसीय चक्र का भाग है, ठीक है। ऑक्सीजन चक्र के बाद में हम नाइट्रोजन चक्र देखेंगे जो कि सबसे सरल चक्र माना जाता है। नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन मूल रूप में वायुमंडल में आणविक नाइट्रोजन के रूप में पाया जाता है, जिसका प्रयोग वनस्पतियाँ सीधे सीधे नहीं कर सकती हैं। उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं जो कि नेचुरली भी घटित होती हैं और आर्टिफिशियल तरीके से भी। जैसे आप खेतों में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया डालते हैं, लेकिन वहीं दलहनी फसलों में आप देखेंगे तो उनकी जो जड़ ग्रंथियां होती हैं वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम का नाम लिया जाता है। वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का या यौगिकीकरण का। इसका अर्थ ये हो गया, जो यौगिकीकरण है या स्थिरीकरण, या फिर इसी को यौगिकीकरण भी बोला जाता है। इसका अर्थ हो गया कि जो बैक्टीरिया है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल में है, इस नाइट्रोजन में ऐसा बदलाव लेकर आएंगे
जिससे कि पेड़ पौधे उसको ग्रहण कर सकें। नाइट्रोजन चक्र में जो प्रवेश होता है, एंट्री, भाई एक चक्र में प्रवेश करना होगा कि नहीं करना होगा? तो नाइट्रोजन चक्र का जो प्रवेश है ये विभिन्न जीवाणुओं द्वारा होता है। विभिन्न जीवाणु होते हैं, उनके द्वारा इसका प्रवेश कराया जाता है। कैसे कराया जाता है प्रवेश, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे एजेटोबैक्टर का नाम आपने सुना होगा, एजेटोबैक्टर। ये जो बैक्टीरिया होता है एजेटोबैक्टर, जब कभी एरोबिक घटना होती है, एरोबिक और एनारोबिक दो शब्द आप पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एरोबिक का अर्थ होता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, नहीं ऐसी स्थितियां बन जाए किसी जगह पे जहां ऑक्सीजन है मौके पर, तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी क्रिया को, कोई क्रिया होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक। पर ये एरोबिक एक परिस्थिति को बताता है। अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता है तो एजेटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया क्या होते हैं? सक्रिय हो जाते हैं और ये फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। लेकिन यदि एरोबिक स्थिति ना हो, एनारोबिक स्थिति बन जाए तो फिर क्या होगा? तो एक जीव होता है, जीवाणु होता है क्लास्ट्रीडियम, ठीक है, ये एनारोबिक स्थिति में, एनारोबिक का मतलब हो गया ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन ना हो। एनारोबिक का मतलब हो गया कि ऐसी परिस्थिति हो जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, तो वहां पे जब कभी नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो क्लास्ट्रीडियम जैसे बैक्टीरिया के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो इस चक्र में प्रवेश इन कुछ इस प्रकार के जो जीव होते हैं, एजेटोबैक्टर है, क्लास्ट्रीडियम है, या फिर नोस्टॉक है, राइजोबियम है, ये सब बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, उसका स्थिरीकरण करते हैं। बात आती है कि कुछ उदाहरण देख लिया जाए। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो धान की फसलें होती हैं, वहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो कार्य किया जाता है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, या नाइट्रोजन को इस रूप में बदला जाए कि धान का पौधा उसे ग्रहण कर सके, ये कार्य करने वाले कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया धान के खेत में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जो धान के खेत होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं उन खेतों में, और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन को इस रूप में बदलते हैं कि पौधे उन्हें ग्रहण कर सकें। साइनोबैक्टीरिया में आ जाता है एनाबिना, ओलेसिरा या नोस्टॉक है। ये सब वो बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं धान की फसलों में, ठीक है। इस प्रक्रिया को, जब ये नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं, इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण ही बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। दलहनी फसलों में मैंने बताया कि उसकी जड़ ग्रंथ में राइजोबियम पाया जाता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन को चेंज करते हैं दूसरे रूप में, ताकि दलहनी फसल उसका प्रयोग कर सके, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसके बाद में एक प्रक्रिया होती है अमोनियाकरण का। अमोनियाकरण में क्या होता है? इसमें वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है, इसका क्या होता है? अमोनियाकरण एक प्रक्रिया है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन होता है इस प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। क्या होता है? अमोनिया में चेंजिंग करते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं इस तरह के, ये अमोनिया में सबसे पहले नाइट्रोजन को चेंज कर देते हैं। ये सारे परपोषी जीवाणु होते हैं। परपोषी का मतलब जो दूसरे पे क्या हों, दूसरे के सहारे जी रहे हों, दूसरे पर निर्भर हों, किसके लिए? पोषण के लिए, अर्थात भोजन के लिए, उन्हीं को परपोषी कहा जाता है, ठीक है। जैसे एक्टिनोमाइसीट है परपोषी जीवाणु, जैसे एक्टिनोमाइसीट, ये क्या है? ये क्या करता है? ये जो मृत पदार्थ होते हैं, इसके साथ में आप कह सकते हैं कि कुछ कवक भी होते हैं। ये सब क्या करते हैं? अपने पोषण के लिए जो मृत पदार्थ होते हैं, जैसे कोई मृत शरीर है जो डिकम्पोज हो रही हो, ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। तो मृत जो अपरद बोला जाता है, मृत शरीर को या मृत पदार्थ को अपरद बोलते हैं, उसमें लग जाते हैं और उसमें जो बहुत सारे एंजाइम हैं या विघटनशील कार्बनिक यौगिक हैं, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे
एंजाइम्स अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, प्रोटीन्स के रूप में, या न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो इसको क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं, उसको खाते हैं, और फिर परिणाम स्वरूप जब उसको वो खाते हैं सूक्ष्म जीवाणु, ये एक्टिनोमाइसिट, मृत पदार्थ को या मृत अपरद को, इसको क्या करते हैं, अमोनियाकरण की प्रक्रिया में अमोनिया में बदलते हैं। इसमें जो बहुत सारे, मैं अपरद की बात नहीं कर रहा हूँ, अपरद में जो पाए जाते हैं जैसे एंजाइम्स हो गए, कुछ कार्बनिक पदार्थ हो गए हैं, है कि नहीं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, इन सब को क्या करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा है किसी न किसी रूप में, उनको ये अमोनियाकरण के प्रक्रिया के माध्यम से अमोनिया में बदल देते हैं। ये एक एग्जाम्पल था जो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी अमोनिया में ये चेंज हो गया। अब इस अमोनिया का एक दूसरा प्रोसेस होगा क्या, नाइट्रीकरण। अब इस अमोनिया जो है ये नाइट्रीकरण की अवस्था से गुजरेगा, एक दूसरी प्रक्रिया चलेगी। देखिए पोषण स्तर में शामिल एक चक्र का निर्माण हो रहा है धीरे धीरे। वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ये, यानी जो वायुमंडल में पाया जाता है। अब इसका अमोनियाकरण हुआ, अमोनिया में चेंज होगा। अब अमोनिया का नाइट्रीकरण होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा। ऐसा तो है नहीं कि हमारे आपके लिए काम कर रहे हैं, अमोनिया में बदल रहे हैं, नहीं ना, ये जीव अपने पोषण के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद में रासायनिक स्वपोषी जीव होते हैं जो खुद से ही पोषण अपना तैयार करते हैं, उनके द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन होता है। नाइट्रीकरण द्वारा अमोनिया का किस में परिवर्तन होगा, नाइट्रेट में। इसको किया किसने, ये भी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रेट के सबसे एक जीवाणु का नाम नाइट्रोसोमोनास है। क्या, नाइट्रोसोमोनास। ये जो जीवाणु है इस काम को ये अंजाम देगा, ठीक है। और फिर नाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रेट में क्या बदल गया, अमोनिया बदल। अब ये नाइट्रेट का क्या होगा, नाइट्रेट अगले चरण में ये एक प्रोसेस होगा बी नाइट्रीकरण का। बी नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड बनते हैं और नाइट्रोजन बनता है, ठीक है। यानी ये वही नाइट्रोजन है जो वायुमंडल में पहुंच रहा है। ये तो 4 चक्र ऐसे हो गए जो गैसीय चक्र के रूप में आपको पढ़ने थे, ठीक है। लेकिन अब दूसरा जो है इसका गैसीय चक्र के बाद में मैंने बताया था कि अवसादी चक्र। अवसादी चक्र के अंतर्गत उन गैसों को रखा जाता है, उन पोषक तत्वों को रखा जाता है जो अवसाद में पाए जाते हैं, यानी जो पृथ्वी की सतह या क्रस्ट या आप कह सकते हैं भूपर्पटी या मृदा में पाए जाते हैं, ऐसे पोषक तत्व। इसमें हमको देखना है सबसे पहले फास्फोरस चक्र। क्या है, फास्फोरस चक्र। जितनी भी जैविक झिल्लियां हैं उनके निर्माण में इनकी आवश्यकता होती है। जैविक झिल्लियां बायोलॉजी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन वगैरह बहुत सारी होती हैं, हर बॉडी के हर पार्ट को सुरक्षित रखती हैं ये, ठीक है। और हर पार्ट के लिए अलग से मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जो कवर करके रखती है। ये आप पढ़ेंगे कहाँ, बायोलॉजी में बहुत अच्छे से, हो सका तो कभी हम ही पढ़ाएंगे। इसका जो आवश्यकता होती है वो न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है, या जैविक झिल्लियाँ बनाने में। जैविक झिल्लियाँ जैसे हड्डी है, हड्डियाँ, जीवों के जो बहुत कठोर कवच होते हैं वो है, दांत निर्माण करने में ना फास्फोरस कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण होता है आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए, ठीक है। कैल्शियम तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो। प्राकृतिक रूप में फास्फोरस के रूप में नहीं बल्कि किस रूप में पाया जाता है, फास्फेट के रूप में, प्राकृतिक रूप से। यानी जो मृदा होती है या चट्टानें हैं उसमें फास्फेट के रूप में क्या है, फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। तो जब चट्टानों का कभी क्षरण होता है, वो घिसती पिटती हैं, वर्षा होता है, पानी के साथ उनका क्षरण होता है, इस दौरान फास्फेट कुछ मात्रा में मिल जाता है, तो फिर पौधे जड़ के माध्यम से अपने इस फास्फेट को प्राप्त हैं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश हो जाता है फास्फोरस का। और ये विभिन्न स्तर से होते हुए, खाद्य श्रृंखला के मैंने पोषण स्तर बताए हैं, विभिन्न स्तरों से होते हुए ये सबसे पहले पाया कहाँ गया, मृदा में, ठीक है। मृदा में घुल कर ये पहुंचा पौधों में। अब पौधों से विभिन्न पोषण स्तर से होते हुए ये कहाँ पहुंचा, अंतिम उपभोक्ता के पास। किसके पास, अंतिम उपभोक्ता। अब वो अंतिम उपभोक्ता भाई उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो अपघटन होगा।
अपघटन के द्वारा फिर से जो उसके शरीर में फास्फोरस की मात्रा थी वो मृदा में मिला दी जाएगी। यही प्रक्रिया, यही एक चक्र बन जाएगा। अब जब ये फिर से फास्फेट के रूप में मृदा में मिक्स हो गया तो फिर अपना एक चक्र पूरा ये चलता रहेगा। यानी फास्फोरस चक्र सिंपली आपको याद रखना है कि मृदा में फास्फेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, चट्टानों में वर्षा आदि के द्वारा जब पानी के साथ में चट्टान का क्षरण होता है तो फास्फेट घुल जाता है कुछ मात्रा पानी में, और उसी फास्फेट को पौधे ग्रहण करते हैं। फिर पौधों से वो खाद्य श्रृंखला में आता है, अंतिम उपभोक्ता उस तक पहुंचता है। परिणाम होता है कि अंतिम उपभोक्ता की मृत्यु होती है, फिर उसका अपघटन होता है, और अपघटन के दौरान बहुत सारे कवक, जीवाणु, ये सब अलग अलग तत्वों को तोड़ के मृदा में मिला देते हैं। यानी मृदा से मिला था और मृदा में ही फिर से मिल गया। यही एक चक्र बनता है फास्फोरस चक्र। ठीक है, फास्फोरस चक्र के बाद में सबसे महत्वपूर्ण है सल्फर चक्र। ठीक है, ये भी औषधि चक्र में शामिल होता है। इसको हम औषधि चक्र में ही पढ़ते हैं। प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है सल्फर। इसे गंधक भी आप लोग कहते हैं। इसका बहुत बड़ा भंडार मृदा में है। गंधक जो है सल्फर, इसका बहुत बड़ा भंडार मृदा में पाया जाता है। मृदा है या अवसाद हैं जो चट्टान वगैरह हैं, उनके मध्य में इनकी उपस्थिति ठीक ठाक है गंधक की, यानी सल्फर की। चट्टानों के अपक्षय अपर्दन, यानी जो चट्टान होती है वर्षा द्वारा या नदी द्वारा किसी भी तरीके से जब उसका अपर्दन होता है, उसके बाद में कुछ जीवित या मृत जीव जो हैं उनके अपघटन से भी सल्फर की मात्रा उत्सर्जित होती है। और यही स्थलीय एवं जलीय भाग में जो सल्फर है उसका प्रवाह होता है या गमन होता है। सल्फर गैसीय रूप में भी पाई जाती है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का नाम आपने सुना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये वायुमंडल में गैसीय रूप में पाई जाती हैं। लेकिन ये फिर भी चूँकि कहते हैं कि जहाँ से जन्म हुआ है वहीं आपको मिलना है, जहाँ से आपकी उत्पत्ति हुई है, इतना बड़ा शरीर बना है, इस शरीर को उसी में फिर से मिलना है। तो वैसे इस तत्व का अंतिम स्रोत जन्म इसका अगर मृदा से हो रहा है, अगर वहाँ से सफ़र शुरू किया है तो फिर मृदा में ही मिलना है। भले वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है गैसीय अवस्था में, लेकिन ये गैसीय चक्र का भाग नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्षा के साथ ये जल में घुल करके क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, और फिर वर्षा कर देते हैं, फिर से सल्फर मिट्टी में मिल गया। हो गया कि नहीं? तो गैसीय रूप में अगर पाया जाता है तो इसका मतलब कभी ये मत समझिएगा कि ये गैसीय चक्र का भाग है। ये किसका भाग है? औषधि चक्र का। और ये जो सल्फर की मात्रा है मृदा में जो पाई जाती है ठीक ठाक, लेकिन जल के साथ में जब ये घुल जाती हैं तो पौधे इनको ग्रहण करते हैं और क्या बनाते हैं, एमिनो अम्ल बनाते हैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं वो एमिनो अम्ल बनाते हैं और फिर अपने प्रयोग में लेकर आते हैं। अगर ये पौधों के अंदर पहुंच गया है तो फिर पौधों से ये प्राथमिक उपभोक्ता के पास जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता के पास जाएगा। यानी पोषण स्तर में ये सभी पोषण स्तरों से गुजरेगा और अंतिम जो उपभोक्ता होगा उसकी मृत्यु के पश्चात क्या उसका अपघटन होगा और अपघटन के दौरान सल्फर फिर से मृदा में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सल्फर चक्र होगा जो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। कुछ भी बहुत ज़्यादा लिखाने जैसा नहीं था, बोला ही मैंने। और जैव भू रसायन चक्र का ये टॉपिक समाप्त होता है। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक को